वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और डेफिनेटली टेस्ट बहुत अच्छे हो रहे होंगे, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। ठीक है, टेस्ट नंबर 4 था, माइनर टेस्ट था, जिसमें एनिमल किंगडम और ब्रीदिंग एंड गैशियस सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। इनमें से हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और उसको किस तरीके से अप्रोच करना है इस चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस टेस्ट में थे। क्वेश्चन नंबर 114 दैट इज ये क्वेश्चन को देखिए, दैट इज रिफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड, कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ। ओके, तो ये इमेज है। इमेज में आप क्लियर क्या देख रहे हो? दैट इज एयर जो है लंग से बाहर निकल रही है, दैट मीन्स ये एक्सेलेशन को शो कर रहा है। क्वेश्चन है, इन द गिवन मैकेनिज्म डायफ्राम, स्टर्नम एंड इंटरकॉस्टल मसल वर्क टुगेदर टू dash the thoracic volume and thereby the pulmonary volume. This lead to the dash in intrapulmonary pressure to slightly dash the atmospheric pressure causing expiration. ठीक है, तो ये एयर बाहर जब जाती हुई दिखाई दे रही है और खुद ही यहाँ पे लिखा हुआ भी है causing expiration। तो सिंपल है, जब हम ब्रीदिंग मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म में हम देखते हैं दैट इज इंस्पिरेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस होती है। नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन, ठीक है, तो वो एक एक्टिव प्रोसेस होती है। और जबकि जो एक्सहेलेशन है, नॉर्मल एक्सहेलेशन जो है वो पेसिव प्रोसेस होती है। पेसिव प्रोसेस है यानी आप क्या करोगे, दैट इज एटीपी को, तो एटीपी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। एंड इसमें हमें क्या करना है, लंग से एयर को बाहर निकालना है, ठीक है। आपको मालूम है सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 760 mmHg होता है, ठीक है। अब आपको यहां पर मतलब एटमॉस्फेयर में कोई एयर भेजनी है, यानी आप जहां से भी एयर भेजने वाले हो वहां का 760 के कंपैरिजन में प्रेशर हाई होना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे हम यहाँ लंग से लंग से एयर बाहर भेजने वाले हैं, तो लंग्स का प्रेशर आपको क्या करना पड़ेगा, हाई करवाना पड़ेगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर बढ़ाना है, उसके लिए क्या तरीका है, बॉयल्स का लॉ अप्लाई करते हो आप, दैट इज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। गैस का बिहेवियर को समझने के लिए हम बॉयल्स लॉ को अप्लाई करते हैं। यदि आपने कहीं का वॉल्यूम बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम यदि आपने डिक्रीज कर दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम यही करते हैं एक्सहेलेशन में, हमें थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है वो क्या करना पड़ता है, रिड्यूस कराना पड़ता है। तो रिड्यूस कराने के लिए डायफ्राम मसल जो इंस्पिरेशन की तरफ नीचे की तरफ खींची गई थी एक्टिव प्रोसेस में, डायफ्राम मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराया गया था और उसकी ये जो पोजीशन थी उसको इधर किया गया था, और इस वजह से थोरेसिक वॉल्यूम को एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस में बढ़ाया गया था। तो हम क्या कर रहे हैं, अब इस डायफ्राम मसल को रिलैक्स करा करके उसकी प्रीवियस पोजीशन में ला रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स भी रिलैक्स होगी। तो इन मसल्स के, दैट इज डायफ्राम मसल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के रिलैक्स होने के कारण थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, रिलेटिवली क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ। तो दैट इज यहां पर हम देख रहे हैं लंग्स में +1, ठीक है, दैट इज +1 का प्रेशर इंक्रीज हो गया एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ये 760 है, तो यहां कितना हो जाएगा, +1 हुआ यानी 761, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेशर इंक्रीज करके हमने क्या किया, दैट इज एक्सहेलेशन करवाते हैं। तो हमने अब यहां देखो, इन द गिवन मैकेनिज्म डायफ्राम, स्टर्नम एंड इंटरकॉस्टल मसल वर्क टुगेदर टू, हमें क्या करना है, वॉल्यूम को डिक्रीज कराना है, तो डिक्रीज द थोरेसिक वॉल्यूम देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम। दिस लीड टू इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, यहां पर इंक्रीज कराएंगे टू स्लाइटली अबव, जो कि +1 कराया। 760 एटमॉस्फेयर का है, हमने 761 कराया, +1 कराया, ठीक है। तो इस तरीके से तो हमने देखा इंक्रीज कराया हमने इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, और जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अबव था। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई करना है, ठीक है। सो आंसर हो जाता है दैट इज सी। क्वेश्चन 119, ठीक है। लंग्स वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी ऑफ अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन x + vc = IC + FRC, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम यहां फिर से लिखते हैं, x + vc = इंस्पायरेटरी
VC दैट इज वाइटल कैपेसिटी, IC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो IC क्या होता है, दैट इज IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस TV टाइडल वॉल्यूम प्लस FRC क्या होता है, RV प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, IRV हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन में अंदर करते हैं और ERV हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन में बाहर करते हैं। RV वो वॉल्यूम है, रेसिडुअल वॉल्यूम है, जो कि एल्वेलाई में ऑलवेज प्रेजेंट रहता है। तो जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो उस समय से जो लंग्स पल्मोनरी वेन जो लेकर पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड लेकर के आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड होता रहता है। ठीक है, तो RV किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं निकलता। अब IRV की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 3000 के करीब होती है। TV की कितनी होती है, 500 होती है, 500 ml होती है। ये हो गया IRV और TV का। दैट इज IC की वैल्यू, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी विच इज इक्वल टू इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, इन दोनों को मिला करके इस IC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनी। ठीक है, FRC RV की वैल्यू कितनी हुई है, दैट इज 1200 और ERV कितना होता है, 1000 के करीब का होता है। ठीक है, तो ये कितना हुआ 3500, IC कितना है 3500 और FRC कितना है 2200। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखो दैट इज 3500 प्लस 2200 कितना होगा, 35 45 55 5700। इन दोनों को मिला करके 5700 होगा। और वाइटल कैपेसिटी आपको मालूम है कितना होता है, दैट इज वाइटल कैपेसिटी जो हो जाता है वो हो जाता है 4500 के करीब का। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू कितनी होती है 4500। ठीक है, तो अब आपका टोटल प्लस कितना हुआ था, इन दोनों को मिला करके 5700 हुआ था। ठीक है, तो 5700 माइनस 4500 कर दो तो क्या हुआ, दैट इज 0 0 साथ में से 5 और 1200, दैट इज 1200। ठीक है, और 1200 किसकी वैल्यू है, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम की। तो RV प्लस VC ये क्या होता है, TLC टोटल लंग कैपेसिटी, जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर लंग्स एकोमोडेट कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, X क्या लिख दिया हमने, दैट इज उसकी वैल्यू हमें पता चली 1200 दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। आंसर हो जाता है अगेन C। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. Question 135. A graph is plotted between PO2, partial pressure of oxygen, and percentage saturation of HB with O2. It is known as, तो इसको हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के नाम से जानते हैं। इसकी इमेज देखते हैं, द आंसर इज अगेन C। ओके, अब यहां पर आप सिंपल सा देखो, ये हमारी NCERT की इमेज है, कहीं से अलग इमेज नहीं है। अब यहां पर आप देखो, आप X एक्सिस में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन शो करते हो और Y एक्सिस में आप क्या शो कर रहे हो, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, यानी कितनी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनती जा रही है। अब यहां पर आप देखो, जब आप पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 20 mmHg रखते हो तो कितने परसेंट, दैट इज आपके पास सपोज 100 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है तो उसमें से 30 जो हैं वो 20 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में 30% ऑक्सी हीमोग्लोबिन देखने को मिलेंगे और 70 हीमोग्लोबिन में कोई ऑक्सीजन ऐड नहीं हुई है। फिर आपने इसको 40 कर दिया तो 40 को देखो तो 40 दैट इज 40% पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में 75% ऑक्सी हीमोग्लोबिन देखने को मिलेंगी, यानी 100 में से 75 हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ चुकी हैं। ठीक है, अब आप यहां पर देखो दैट इज आप जब 100 ये हो गया 80, ये हो गया 90 और ये दैट इज 100%। जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 100% होता है तो आपको 100% सैचुरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये ग्राफ एक्सप्लेन करता है, दैट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में आप क्या देखते हो, दैट इज परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। यहां पर इसी से ही हम बोहर इफेक्ट और हेल्डेन इफेक्ट की भी
को भी पता कर लेते हैं। हम इसके राइट एंड लेफ्ट शिफ्ट को बहुत डिस्कस करते हैं। राइट शिफ्ट यानी दैट इज, आप देखो ये जो है ये इस साइड जाए और या इस, थोड़ा ये इतना ऊपर नीचे नहीं होता बट फिर भी हम इसको ऐसे ले लेते हैं, ये है और ये थोड़ा सा ऊपर इस साइड जा रहा है, यानी ये नॉर्मल ये है, इससे ऊपर गया लेफ्ट शिफ्ट, इससे नीचे आया राइट शिफ्ट। ठीक है, तो राइट शिफ्ट आपको कहां देखने को मिलता है? बोहर इफेक्ट, दैट इज टिश्यू लेवल पर। टिश्यू लेवल पर आपको मालूम है जैसे ये कैपिलरीज जा रही है, इसके चारों ओर टिश्यू है, ठीक है, ये टिश्यू फ्लूइड है। तो यहां पर हम देखेंगे ये टिश्यू की सेल्स जो है मेटाबॉलिज्म के रिजल्टेंट CO2 को प्रोड्यूस करेंगे। तो टिश्यू लेवल पर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होंगे, क्योंकि आपको मालूम है ये CO2 पानी में डिसॉल्व होगी, कार्बोनिक एसिड बनाएगी जिसका डिसोसिएशन होगा, बाइकार्बोनेट आयन बनेंगे प्लस हाइड्रोजन आयन बनेंगे। तो टिश्यू लेवल पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और मेटाबॉलिज्म होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है यहाँ पर कम होगा टिश्यू लेवल पे। तो उसके कारण हम देखेंगे यहाँ जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है वो हीमोग्लोबिन का साथ छोड़ करके इन टिश्यूज को डिलीवर होती जाएगी। ठीक है, और जबकि एल्वियोलाई लेवल पर इसका उल्टा होगा, वहां पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है कम है, CO2 का पार्शियल प्रेशर वहां पर कम हो जाएगा और टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, जिसके रिजल्टेंट हम देखेंगे जो CO2 है वो निकल करके कहाँ चली जाएगी? एल्वियोलाई में चली जाएगी और एल्वियोलाई की ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन को सैचुरेट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। ठीक है, तो टिश्यू लेवल पर आप बोहर इफेक्ट देखते हो, कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट ऑन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये चीज है, दिस इज राइट शिफ्ट इज बोहर इफेक्ट हो गया और उधर एल्वियोलाई लेवल पर लेफ्ट शिफ्ट इज द हेल्डन इफेक्ट। ओके, सो आंसर तो हमने देख लिया था। क्वेश्चन 142 क्वेश्चन है, ईच 100 ml ऑफ ह्यूमन आर्टीरियल ब्लड कैरीज P ml ऑफ O2। ओके, P आर्टीरियल ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड, P ml ऑफ O2 एंड Q ml ऑफ CO2। तो आर्टीरियल ब्लड में आप देख रहे हो P जो है और Q भी आर्टीरियल ब्लड के लिए ना, दिस इज फॉर आर्टीरियल ब्लड। और वीनस ब्लड के लिए क्या बोल रहा है? Whereas 100 ml of venous blood carries R ml of O2 and S ml of CO2। P O2 के लिए है, Q CO2 के लिए है, R जो है O2 के लिए है, S जो है CO2 के लिए है। ठीक है, तो अब हमें इनकी वैल्यूज निकालना है। अच्छा लंबा चौड़ा होता है ये क्वेश्चन, तो सिंपल सा है, हमें मालूम है देखो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। हमें मालूम है एक हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है, 100 ml ब्लड में हम देखते हैं, जब कभी भी आपने ब्लड टेस्ट कराया होगा तो हीमोग्लोबिन का रेंज 12 ग्राम से 16 ग्राम का लिखा हुआ रहता है। ठीक है, पर 100 ml के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दैट इज, हम इसको एवरेज ले लेते हैं, दैट इज 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml को ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, तो 15 ग्राम कितना करेगा? तो सिंपल से उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, दैट इज 1.34 ml से। और आर्टीरियल ब्लड जो होता है उसमें यदि 100 हीमोग्लोबिन है तो वो 97 हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सैचुरेटेड होते हैं। तो यहां पर कैलकुलेशन हमें आर्टीरियल ब्लड में कितनी ऑक्सीजन है वो फाइंड आउट करने के लिए, पी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको देखते जाओ। पी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है 97% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है, दैट इज 97% हीमोग्लोबिन है। कितने ग्राम हीमोग्लोबिन है? 15 ग्राम। 1 ग्राम 1.34 ml कैरी करता है, तो 97, 100 में से 97 हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 19.5 ml। ठीक है, सॉल्व कर लो आप लोग, तो ये हो गया, दैट इज 19.5 ml। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, दैट इज आर्टीरियल ब्लड में 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 19.5 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। उसका लॉजिक ये है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू, वीनस ब्लड में आर की वैल्यू, वीनस ब्लड में ऑक्सीजन की वैल्यू निकालनी है। तो आर के लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पर अभी भी ब्लड, चाहे ब्लड आर्टीरियल हो चाहे वीनस हो, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन तो होगा, हर एक ग्राम जो है 1.34 को कैरी करेगा। लेकिन जो वीनस ब्लड है वो 75% सैचुरेटेड होता है, मतलब 100 वीनस ब्लड में 100 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैं तो 75 ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 14.5 ml के करीब। ठीक है, तो आपको R की वैल्यू मिल गई, दैट इज 14.5 ml। ओके, तो अब यहां पर सिंपल सा देखो, यहां पर जैसे ये एक टिश्यू है, ठीक है, इसके पास से आर्टीरियल कैपिलरी निकल रही है और ये मतलब ये कोई आर्टरीज थी, आर्टेरियल था, वो डिवाइड होकर के इसने कैपिलरी बनाया और ये कैपिलरी रीजॉइन होकर के क्या बना के देंगी, हमें वेन बना करके देंगी। ये बन गई वेन। ठीक है, आर्टीरियल ब्लड यहां पर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, दैट इज आर्टीरियल ब्लड था। ठीक है, इसमें कितनी 100 ml ब्लड में कितनी ऑक्सीजन थी, 19.5 ml। इसने क्या किया, यहां पर टिश्यू फ्लूइड में वही जो बोहर इफेक्ट है काम किया, ऑक्सीजन डिलीवर किया, 5 ml ऑक्सीजन इसने डिलीवर कर दी। नाउ दिस आर्टीरियल ब्लड कन्वर्टेड इनटू वीनस ब्लड, ये कन्वर्ट हो गया वीनस ब्लड में। तो यहां पर ऑक्सीजन वीनस ब्लड में 5 ml 100 ml जो है, जो एनसीईआरटी लिख के छोड़ती है कि एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका लॉजिक ये है। ठीक है, एक लाइन लिख के छोड़ा है, उसके पीछे इतनी बड़ी स्टोरी करके छोड़ा, इस स्टोरी को उन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, अब ये हो गया, तो हमें ये तो पता चल गया कि क्यों 100 ml ब्लड जो है, आर्टीरियल ब्लड जो है, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, टिश्यूज को 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करने के बाद वो वीनस ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। अब CO2 की स्टोरी लो, आर्टीरियल ब्लड में CO2 जो होता है 48 ml होता है। आप यहां कंपैरिजन कर लो, आर्टीरियल ब्लड है, PO2 19.5 ml ही है, ऑक्सीजन जो है 19.5 ml ही है 100 ml आर्टीरियल ब्लड में, लेकिन CO2 कितना ज्यादा है। ठीक है, डबल से ज्यादा है, 48 ml है। क्यों ऐसा हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन एसर्शन रीजन में बन सकता है बहुत अच्छा सा। दैट इज सिंपल है, हम एक लाइन पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में CO2 की ब्लड में सॉलिबिलिटी 20 से 25% ज्यादा होती है, टाइम्स ज्यादा होती है, परसेंट नहीं, 20 से 25 टाइम्स ज्यादा होती है। इसीलिए हम देख रहे हैं 100 ml ब्लड में, आर्टीरियल ब्लड में जहां ऑक्सीजन 19.5 ml है, लेकिन CO2 है आर्टीरियल ब्लड, लेकिन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कितना ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये इसको फिर से आप लोग, अब हम CO2 के रिलेशन में इसको समझते हैं, तो इसको मिटा दूं ना, इसको अब जरूर, नहीं तो एक इमेज क्लिक कर लेना। ओके, अब CO2 की स्टोरी देखते हैं। तो CO2 की स्टोरी में ही रहता है, दैट इज आर्टीरियल ब्लड में क्या है, दैट इज 48 ml है, 100 ml ब्लड में 48 ml CO2 ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ये क्या है, वीनस ब्लड है, सॉरी आर्टीरियल ब्लड है। ठीक है, 48 ml है। यहां पर टिश्यू है, वो मेटाबॉलिज्म से उन्होंने अपने में CO2 को, इसको रेड करना चाहिए मुझे, ये आर्टीरियल ब्लड है, इसमें 48 ml CO2 है। ठीक है, अब ये सब ने CO2 प्रोड्यूस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये कैपिलरी में टूटेगी और कैपिलरी रीजॉइन होकर के क्या बना के देगी, हमें वेन्स बना के देगी। ठीक है, वेन्स बना करके दी है। अब इन्होंने सबने CO2 को रिलीज कर दिया ECF में, ECF से पहुंच गया कैपिलरीज में, कैपिलरीज रीयूनाइट हुई और ये बन गई क्या, दैट इज वेन। ठीक है, तो इन्होंने 4 ml इन्होंने CO2 रिलीज किया, जिसके कारण हम देख रहे हैं यहां पर वीनस ब्लड में 52 ml हो गया। अब ये 52 ml CO2 कैरी करते हुए 100 ml ब्लड जा रहा है, एल्वेलाई के पास जाएगा, 52 ml में से 4 ml एल्वेलाई को दे देगा और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा आर्टीरियल ब्लड में। तो आर्टीरियल ब्लड के 100 ml ब्लड में 19.5 ml ऑक्सीजन एंड 48 ml CO2 होता है। ठीक है, तो अब हमने इसको पूरा देख लिया था, 48 ml और S कितनी हो गई, दैट इज 52 ml। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और कि आप देखो आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजन के कंपैरिजन में CO2 का अमाउंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसका कारण ये है क्योंकि CO2 की सॉलिबिलिटी ब्लड में ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 20 से 25 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, तो P इज 19.5 ml, 19 से 20 ले लो,
Q की वैल्यू हमने देखी 48 ml, R की वैल्यू 14 से 15 ml और S की वैल्यू 52 ml। दैट इज आंसर हो गया हमारा B। ओके, आंसर क्या हुआ हमारा? दैट इज B। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. क्वेश्चन 144 क्या है? बोहर इफेक्ट इज रिलेटेड विथ, तो बोहर इफेक्ट क्या है? दैट इज रिड्यूस कार्बन लेवल इन लिम्फ, रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल इन हीमोग्लोबिन, ऑक्सीडाइज फॉस्फोरस लेवल इन ब्लड, रिड्यूस, दैट इज रिड्यूस्ड ऑक्सीजन लेवल इन हीमोग्लोबिन। हमने देखा ना बोहर ने क्या किया? दैट इज ऑक्सीजन का साथ छुड़वा दिया हीमोग्लोबिन के साथ टिश्यू लेवल पर। हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाई टेम्परेचर एंड हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो दैट इज रिड्यूस्ड ऑक्सीजन लेवल इन हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसी के कारण हम देख रहे हैं आर्टीरियल ब्लड मतलब में जो ऑक्सीजन है वो 500 ml आर्टीरियल ब्लड में से 5 ml डिलीवर कर दी जाती है। आंसर हुआ हमारा बी। क्वेश्चन 158 क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एसके हेल्मिंथेस आर कॉल्ड एज स्यूडोसिलोमेट। एसके हेल्मिंथेस जैसे कि हम नेमेटोडा के नाम से भी जानते हैं, उसे हम स्यूडोसिलोमेट्स के रूप में पहचानते हैं। राइट स्टेटमेंट है इन एसके हेल्मिंथेस मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउच इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। अभी हम इसकी इमेज देख लेते हैं। ये है स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट जो होता है, स्यूडोसिलोम जो होती है ब्लास्टोसिस्ट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सा देखो, दिस इज एक्टोडर्म, ये जो है ऑर्केंट्रॉन है, एम्ब्रियोनिक गट है और इसको सराउंड करते हुए एंडोडर्मल सेल हैं। ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ये जो कैविटी है जो रिप्रेजेंट करती है रेमिनेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट को, इसमें आप देखो ये मेसोडर्मल पाउच जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये स्यूडोसिलोम नहीं है, स्यूडोसिलोम ये है जहां मैं डॉट्स बना रही हूं, और इस स्यूडोसिलोम में मेसोडर्मल पाउच स्कैटर्ड बिखरे हुए हैं। एसके हेल्मिंथेस दैट इज जिसमें हम वुचेरिया पढ़ते हैं, एस्केरिस पढ़ते हैं और एक और कौन सा पढ़ते हैं, दैट इज वुचेरिया, एस्केरिस और एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जस्ट फॉरगेटिंग। ठीक है, तो यहां इसका आंसर क्या हुआ था? स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 1 इज राइट एज वेल एज स्टेटमेंट 2 राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। आंसर हुआ दैट इज 2। ओके, मेलोडी गायनी इनकॉग्निटा ऑल्सो बिलोंग्स टू एसके हेल्मिंथेस, जो कि कहाँ पढ़ते हैं हम? दैट इज RNAi में पढ़ते हैं, उसको खत्म करने का प्लान करते हैं। ठीक है, पैरासिटिक हो जाता है वो। और सिनोर हैबिटेटिस एलिगेंस इज ऑल्सो नेमेटोड्स, एसके हेल्मिंथेस का मेंबर है। ओके, और देन इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। ओह सॉरी, हाँ, एनसाइलोस्टोमा, थर्ड जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म जो एनसीईआरटी ने दिया है, वुचेरिया, एस्केरिस, एनसाइलोस्टोमा, सिनोर हैबिटेटिस एलिगेंस एंड मेलोडी गायनी इनकॉग्निटा, दे ऑल बिलोंग टू एसके हेल्मिंथेस। ठीक है, क्वेश्चन 173 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल हैज नॉन ग्लैंडुलर स्किन। तो रेप्टाइल्स जो होते हैं उनकी स्किन में कोई ग्लैंड्स नहीं होती है। तो यहाँ देखो सिंपल सा, दैट इज फ्रॉग में होगी, स्नेक में नहीं होगी। चैमेलियन एंड टर्टल दोनों रेप्टाइल है, इनमें कोई भी उनकी स्किन में कोई भी ग्लैंड नहीं होगी। फ्रॉग में होगी, पिजन में भी पूरे कहीं नहीं होती, लेकिन उनके जो फैदर होते हैं उसमें ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्रोकोडाइल में नहीं होगी, टाइगर में हो जाएगी। दैट इज आंसर हो जाता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो है दैट इज फर्स्ट एनिमल किंगडम है जिसने मतलब वर्टिब्रेट्स में जिसने अपनी लाइफ को पानी से फ्री किया था। उन्होंने क्लिडोइक एग बनाया कि टेरेस्ट्रियल एरिया में जब एग ले करेंगे तो सन हीट से उनके एग सूखे नहीं, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट का की कवरिंग शेल उन्होंने अपने एग के चारों ओर बनाया। तो आंसर हो जाता है दैट इज बी। क्वेश्चन 176 वर्टिब्रेट इन विच नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ इज। तो वो वर्टिब्रेट ठीक है,
तो यहाँ पर आप सिंपल सा देखो, हम जब कॉर्डेटा पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कॉर्डेटा की लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है। तो हम कॉर्डेटा में जो एक सब फाइलम वर्टिब्रेटा पढ़ते हैं, तो वर्टिब्रेटा में आप देखो दैट इज कॉन्ड्रियोक्थिस, दैट इज कार्टिलेजिनस फिशेस में आप देखोगे पूरी लाइफ में उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो यहाँ आपको देखना होगा दैट इज लैम्प्रे, एसिडिया, मिक्सिन, ये सब जो है। एसिडिया जो है वो नहीं है, एसिडिया तो यूरोकॉर्डेटा को बिलोंग करता है, उसके तो सिर्फ लार्वल टेल में ही प्रेजेंट होता है। यहाँ आप सीधे देखो प्रिस्टिस, ट्राइगॉन एंड स्कॉलोडियन, ये जो है कार्टिलेजिनस फिशेस हैं और इनकी पूरे मतलब होल लाइफ ये नोटोकॉर्ड को कैरी करती हैं। आप जब यूरोकॉर्डेटा को देखते हो जो कि वर्टिब्रेटा नहीं है, जो कि प्रोटोकॉर्डेटा है, उसमें यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा जिसमें हम एम्फिऑक्सिस दैट इज ब्रैंकियोस्टोमा पढ़ते हैं, उनमें थ्रू आउट लाइफ उनमें भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ओके, तो यहाँ जो वर्टिब्रेटा के रिलेशन में पूछा दैट इज आंसर इज सी। क्वेश्चन 189, चूज द कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन एविस बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, बर्ड्स और मैमल्स के बीच में, तो दोनों में ही ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, दोनों ही होम्योथर्मिक होते हैं, दैट इज अपने बॉडी का टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाना सीखा है उन्होंने एनर्जी एक्सपेंडिचर के थ्रू। दोनों के ही हार्ट जो होते हैं 4 चैम्बर्ड हो जाते हैं। ठीक है, देन इसके बाद दोनों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और दोनों में ही हम क्या देखते हैं दैट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट देखते हैं। तो सीधा सा आंसर हमें दिखाई दे रहा है 1 2 5 6, ये सिर्फ मैमल्स में होता है और ये बर्ड्स में देखने को मिलता है। तो 1 2 5 6 दैट इज आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 192, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो होल कॉर्डेटा में आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाई देता है, इसके अलावा आप एनिलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हो। तो अब आप सिंपल सा देखते जाओ, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कैन बी सीन इन, तो डोलियोलम जो कि यूरोकॉर्डेटा इसमें देखने को मिलेगा, हेमिकॉर्डेटा नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, नेरिस एनिलिडा, एसिडिया देखने को मिलेगा, ब्रैंकियोस्टोमा देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ना, तो इसमें देखने को मिलेगा, इसमें भी देखने को मिलेगा, फिशेस में भी और नेरिस में भी देखने को मिलेगा। तो आंसर तो यही हो गया। फेरिटीमा में देखने को मिलेगा, एडिस ऑर्थ्रोपोडा नहीं देखने को मिलेगा, लॉलिगो दैट इज मोलस्का नहीं देखने को मिलेगा, प्लूरोब्रेकिया दैट इज स्टीनोफोरा नहीं देखने को मिलेगा, टेरोपस और बेटा देखने को मिलेगा। दैट इज आंसर हमारा हो जाता है। सभी में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाला ग्रुप जो है दैट इज एसिडिया है। आप सीरियसली केमिकल कोऑर्डिनेशन और एनिमल किंगडम जितने क्वेश्चन बनाने चाहो आप बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहां मिक्स एंड मैच लेना है और स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं है, इस तरीके के कई सारे ऑप्शंस को क्रिएट कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन 194, द नंबर ऑफ सुपर क्लास एंड क्लासेस इन द सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज। तो हम यहाँ पर सुपर क्लास और क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ क्लास। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो वर्टिब्रेटा, ठीक है, जो कि कॉर्डेटा का क्या है सब फाइलम, उसके 2 डिवीजन होते हैं, एगेंथा जिसमें जॉ नहीं होता और नेथोस्टोमेटा जिसमें जॉ प्रेजेंट होता है। ठीक है, एगेंथा में सीधे एक ही क्लास है दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, जिसमें 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट हो जाते हैं, पेयर्ड फिन कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, स्किल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, जिसके एग्जांपल में हम लैम्प्रे दैट इज पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन हम देखते हैं, जिसमें लैम्प्रे जो है एनोड्रोमी शो करता है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा यहाँ सुपर क्लास तो है नहीं। अब नेथोस्टोमेटा में देखो सुपर क्लास की संख्या कितनी है, एक ये पाइसिस और दूसरा टेट्रापोडा, और वर्टिब्रेटा में टोटल क्लास देखो तो इसमें 2 इसमें 4, तो यहाँ हो गई टोटल 6 और एक ये 7, तो 2 सुपर क्लास है और 7 जो है इसमें क्लासेस प्रेजेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज 2 and 7, तो आंसर हुआ डी। ओके, सो ये है, तो सिंपल सा है बेटा, ये जितनी क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट रखोगे उतनी स्पीड आएगी, क्योंकि पूरा की पूरा जो अभी तक पैटर्न चल रहा है वो बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ स्पीड भी बहुत मायने रखती है। ओके, सो इसको मतलब जो भी टॉपिक कर रहे हैं उसको एनसीईआरटी को कम से कम 10-10 बार पढ़ो, हर एक लाइन का मतलब समझो, और 10 बार रीडिंग करते हैं तो वो चीज़ें फिर इतनी अच्छे से हो चुकी रहती हैं कि फिर वो स्पीड अपने आप ही बनती जाती हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।
आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो रुकिए, बायोमेंटस का रिवाइंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। वहां पर 15 माइनर टेस्ट होंगे, 4 मेजर टेस्ट होंगे, 6 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, कुल 25 टेस्ट होंगे और इन 25 टेस्ट में आप 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से एरिया आपका वीक है, किस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, किन किन हिस्सों पर अधिक आपको ध्यान देना है। अब और कितना इंतजार करेंगे, अब आ जाइए, साथ मिलकर मेहनत करते हैं और टेस्ट सीरीज के दम पर ही हम 675 नंबर से ऊपर ला सकते हैं। लेकिन आपको ये अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि टेस्ट सीरीज की तैयारी आप बड़ी गंभीरता से करेंगे, एनसीईआरटी का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो टेस्ट सीरीज भी काफी है मंजिल को पाने के लिए।